ट्वेल्थ फिजिक्स में मिशन यूपी बोर्ड 2026 के तहत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हम कहें फिजिक्स में सारे डेरिवेशन एक तरफ और आज का डेरिवेशन एक तरफ। देखिए हमारे ट्वेल्थ फिजिक्स के सिलेबस में 9 यूनिट हैं और 9 यूनिट के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो हमारी ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी है। और प्रकाशिकी का भी सबसे अगर मोस्ट वांटेड डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा लेंस मेकर या लेंस निर्माता सूत्र। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर सूत्र का निगमन करेंगे। यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है कि लेंस निर्माता सूत्र क्या है, इसका निगमन कीजिए, या लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, इसके सूत्र का निगमन कीजिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं लेंस मेकर सूत्र को हम किस प्रकार से डेरिवेट करते हैं। देखें बोर्ड पर यहाँ पर जैसा कि मैंने हेडिंग लगा रखी है लेंस निर्माता सूत्र, और इंग्लिश में हम इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे माना ये कोई हमारा एक उत्तल लेंस है जो दो पृष्ठों, अब इस वाले पृष्ठ का नाम रख दिया हमने ए बी और इस वाले पृष्ठ का नाम रख दिया सी डी। तो हमारा ये कोई उत्तल लेंस है जो दो पृष्ठों ए बी और सी डी से मिलकर बना है। ठीक, अब यहाँ पर इसको बीच से काटती हुई लाइन जो इसको दो भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक अक्ष। ये प्रकाशिक अक्ष हो गई। प्रकाशिक अक्ष वो रेखा होती है जो किसी भी लेंस को दो हिस्सों में आधा आधा बांटती है। तो ये लाइन होगी हमारी प्रकाशिक अक्ष, और यहाँ पर बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग पी मान लिए हैं, सी मान सकते हैं। ठीक है, पी इसका प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखना इसमें दो पृष्ठ हैं तो दो वक्रता केंद्र होंगे। देखिए ये हमारा जो पृष्ठ ए बी है, ए बी, इसका वक्रता केंद्र इधर की ओर होगा, तो उस वक्रता केंद्र को हमने नाम दिया है C1। क्या नाम दिया है? C1। और जो हमारा पृष्ठ CD है इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और उसे हमने नाम दिया है C2। क्या नाम दिया है? C2। वक्रता केंद्र को हम लोग C से दर्शाते हैं, तो ये हो गया हमारा C2। देखिए यहाँ पर दो वक्रता केंद्र है, पृष्ठ ए बी का वक्रता केंद्र इधर है वो है हमारा C1, और पृष्ठ CD इसका वक्रता केंद्र इधर है उसका नाम है हमारा C2। और एक बात हम जानते हैं, वक्रता केंद्र से पृष्ठ के हम किसी भी बिंदु को मिला दें तो वो रेखा अभिलंब का आकार करती है, यानी वो 90 डिग्री पर मिलती है। तो देखना ये हमारा वक्रता केंद्र C1 है और पृष्ठ हमारा AB है, इसके लिए वक्रता केंद्र C1 है। तो पृष्ठ AB के किसी भी बिंदु को हम C1 से अगर मिला दें, अगर हम एक रेखा खींचें जो हमारी जा रही है C1 की तरफ, ठीक है, पृष्ठ AB के किसी बिंदु से हम रेखा खींचें जो हमारी वक्रता केंद्र C1 की ओर जा रही है, तो C1 के लिए ये जो रेखा है वो हमारी अभिलंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? अभिलंब का। तो इस अभिलंब को हमने नाम दे दिया है M। तो MC अभिलंब है हमारा AB पृष्ठ पर। हम जानते हैं पृष्ठ AB के किसी भी बिंदु को आप इसके वक्रता केंद्र से मिला दें तो वो रेखा अभिलंब का कार्य करती है। ठीक, और जो हमारा वक्रता केंद्र C2 है ये हमारा पृष्ठ CD का वक्रता केंद्र है। तो पृष्ठ CD के इस बिंदु को जैसे मैंने यहाँ पे मिलाया, इस बिंदु को मिला रहा हूँ वक्रता केंद्र C2 से, तो ये इसके लिए अभिलंब का कार्य करेगा। देखना इसको मैंने रेड से नोट किया है, डॉट इट। तो ये मेरा हो गया अभिलंब और इसका हमने नाम रख दिया N। क्या नाम रख दिया? N। तो देखिए NC2 अभिलंब है हमारा पृष्ठ CD के लिए और हमारा MC1 अभिलंब है पृष्ठ AB के लिए। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, माना हमारा एक उत्तल लेंस है जो दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। अब AB पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर है C1 और CD पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर है C2। ठीक, अब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती वक्रता त्रिज्या। तो इसके पृष्ठ से C1 की डिस्टेंस, यानी जो पृष्ठ हमारा AB है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, उसको हमने मान लिया R1। पृष्ठ हमारा जो CD है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, उसको हमने मान लिया R2। और एक बात, वक्रता केंद्र से पृष्ठ के किसी बिंदु को मिला दें तो वो रेखा हमारी अभिलंब होती है। तो पृष्ठ AB के लिए अभिलंब हो गया हमारा MC1 और पृष्ठ CD के लिए अभिलंब हो गया हमारा NC2। ठीक, और एक बात, वैसे हम लोग मोस्टली ऑप्टिक्स के डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी हो, उसमें हम चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं। लेकिन लेंस फॉर्मूले में हम चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल अगर करेंगे तो फिर हम दो बार करते हैं या फिर नहीं करें। उसका कारण है, एक बार पृष्ठ AB के लिए वस्तु इधर होती है तो वही पृष्ठ CD के लिए वस्तु इधर होती है। ठीक, अब वस्तु एक केस में इधर है, एक केस में इधर है।
मोस्टली इधर की दूरी निगेटिव लेते हैं, इधर की पॉजिटिव लेते हैं। दूसरी बात, पृष्ठ ए बी की वक्रता त्रिज्या इधर है तो पॉजिटिव होगी, पृष्ठ सी डी की वक्रता त्रिज्या इधर है तो माइनस होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस नहीं लेते और इसकी दूरी माइनस में नहीं लेते, वस्तु दोनों ओर होती है। तो इस केस में सबसे आसान और बेहतर तरीका होता है नो कन्फ्यूजन नो झंझट, इसमें हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वजह एक बार वस्तु इधर है फिर इधर है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हम इसमें यूज नहीं करते। तो देखिए अब हमने क्या माना, इसके सामने कोई वस्तु रखी है और वस्तु है हमारी ये, और वस्तु है हमारी बिंदु वस्तु, और वस्तु का नाम रख दिया हमने ओ। बिंदु वस्तु इसलिए कह रहे हैं इस वस्तु की ऊंचाई नहीं है, वस्तु जो है वो हमारी बिंदु के आकार की है, ठीक। और एक चीज, इधर माध्यम कुछ नहीं है तो माध्यम वायु होगा, ठीक है। और ये लेंस हमारा कांच का बना होता है तो ये माध्यम हमारा कांच है, फिर कांच के इधर फिर माध्यम क्या हमारा वायु। देखें अगर हम वायु और कांच की तुलना करें तो वायु हमारा हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक है, और कांच हो जाएगा हमारा सघन माध्यम, कांच है हमारा सघन माध्यम। फिर इधर वायु और कांच को देखें तो वायु हमारा फिर हो जाएगा विरल माध्यम। विरल सघन होने की वजह से इनके अपवर्तनांक भी अलग होंगे। तो वायु का अपवर्तनांक सपोज हमने मान लिया है n1, कांच का अपवर्तनांक मान लिया है n2, और फिर वायु इधर है तो वायु का अपवर्तनांक है हमारा यहाँ पर n1। यानी जो हमारा कांच का जो लेंस है इसके दोनों ओर माध्यम समान है, इधर भी माध्यम वायु है उधर भी माध्यम वायु है। अब देखना ये हमारी बिंदु वस्तु O है, तो इस बिंदु वस्तु O का इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम उसको समझते हैं। तो देखना प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास दो किरणें होनी चाहिए। तो एक प्रकाश किरण जो जा रही है उसके प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो जो प्रकाश किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, यानी इसमें अपवर्तन नहीं होता है, यानी इस केस में वो सीधी ऐसी निकल जाएगी। देख सकते हैं वो सीधी निकल गई है। और एक चीज़ ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये किरण इसके लंबवत जा रही है, लंबवत भले ही प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो इस केस में अपवर्तन नहीं होता है और वो प्रकाश किरण फिर सीधी जाती है। और रूल भी है प्रतिबिंब बनने का जो तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलन के वो सीधे निकल जाती है। तो एक प्रकाश किरण जो है वो सीधी निकल गई है। अब प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास कम से कम दो किरणें होनी चाहिए, एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो दूसरी प्रकाश किरण जो जा रही है वायु से कांच में, वायु से किस में जा रही है कांच में। अब हमने पढ़ा है जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाए, विरल से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। किधर झुकती है? अभिलंब की ओर। तो देखना प्रकाश किरण हमारी जा रही है वायु से कांच में, यानी विरल से सघन में जा रही है। तो जब तक वो वायु में जाएगी तब तक वो यहाँ तक सीधी जाएगी, ध्यान रहे। अभी पूरे में माध्यम यहाँ तक वायु है, तो वायु से जब वो कांच में जाएगी, विरल से जब वो सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। किधर झुकती है? अभिलंब की ओर। अब देखना गौर करें, यहाँ माध्यम है हमारा वायु और यहाँ माध्यम है कांच। ये माध्यम है वायु, वायु है हमारा विरल और कांच है माध्यम सघन। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। किधर झुकती है? अभिलंब की ओर। अब देखना जो हमारा पृष्ठ AB है, पृष्ठ AB पर अभिलंब कौन है हमारा? MC1। अभिलंब कौन है? MC1। इसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, अगर पूर्व में वायु होता तो वो सीधी जाती, लेकिन रूल कहता है, अपवर्तन ये कहता है जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अब देखो पूरे में हवा होती तो वो सीधी जाती, अब इसका अभिलंब ये है, अभिलंब इसका नीचे की ओर है, तो प्रकाश किरण उस अपने मूल रास्ते पर न जाकर अभिलंब मतलब नीचे की ओर ऐसे झुक जाएगी। तो यानी ऐसी न जाकर वो नीचे झुक जाएगी, यानी अपने मूल रास्ते पर इस पर वो न जाकर अभिलंब, अब इसका अभिलंब यही है M1C, अभिलंब की ओर मतलब ऐसी झुक जाएगी, ऐसी झुक गई है, ठीक। अब देखना पूरे में अगर कांच होता, पूरे में कांच होता तो प्रकाश किरण सीधी जाती, पूरे में कांच होता तो प्रकाश किरण इस तरह से, तो प्रकाश किरण इस तरह से सीधी जाती, ठीक है। अगर पूरे में कांच होता तो प्रकाश किरण सीधी जाती, और इस केस में लेकिन गई नहीं है, प्रकाश किरण सीधी जाती तो यहाँ पर इस वस्तु का, ओ वस्तु का यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता और उसको हमने नाम दे दिया I डैश। क्या नाम दे दिया? I डैश। लेकिन प्रकाश किरण अभी पार नहीं निकली है, अभी यहाँ कांच है, फिर माध्यम क्या है? वायु। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, देखो अभी पार नहीं हुई है, अगर पूरे में कांच होता तो प्रकाश किरण सीधी जाती, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता, यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता, लेकिन अभी गई नहीं है
तो यानी अब क्या है, प्रकाश कण कांच से वायु में जा रही है। देखिए इसके बाद कांच से वायु में जाएगी तो कांच है हमारा सघन माध्यम, वायु है विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। देखिए इसको जाना चाहिए था यहाँ, अब इसका अविलंब कहाँ है, पृष्ठ CD के लिए अविलंब है हमारा NC2। अविलंब क्या हमारा NC2। तो यानी अपने इस मूल रास्ते पर न जाकर, अपने इस मूल रास्ते पर न जाकर अविलंब से दूर, तो मतलब नीचे झुक जाएगी। किधर झुक जाएगी, अविलंब से दूर मतलब नीचे झुक जाएगी। आप देखिए इसका अविलंब ही है, तो यानी अपने मूल रास्ते पर न जाकर अविलंब क्यों नहीं झुकेगी, अविलंब से दूर हटेगी। तो इस केस में क्या होगा, वो प्रकाश कण इस तरह से यहाँ पर ऐसी अविलंब से दूर, यानी यहाँ पर वास्तविक रूप से काट जाती है। तो इस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है I डैश, I बनता है। इस प्रतिबिंब को हमने क्या नाम दे दिया, I। क्या नाम दे दिया, I। तो देखिए वस्तु O का जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो I पर बना है। कहाँ पर बना है, I पर। अब हम दूरियां लिख लेते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र है और ये वस्तु है, ये प्रकाशिक केंद्र, ये वस्तु है। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हम लोग U मानते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हो गई हमारी U, ठीक। अब ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है और ये हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग V मानते हैं, ये I डैश है। तो यहाँ तक की दूरी को मान लिया हमने I डैश, क्या मान लिया, I डैश। और ये भी हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग V मानते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हमने कितनी मान ली है, V। तो P से लेकर I ये दूरी V है और P से लेकर I डैश ये दूरी V डैश है और P से लेकर O ये दूरी हमारी U है। डायग्राम किरण आरेख हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअली हमारा जो लेंस है, उत्तल लेंस है, वो दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। पृष्ठ यानी AB के सामने हमारी एक बिंदु वस्तु O रखी है। क्या रखी है, O। बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब पृष्ठ AB के द्वारा आभासी रूप से काम बनता है I डैश पर, जो पृष्ठ CD के लिए काम करता आभासी वस्तु का, और अंतिम प्रतिबिंब पृष्ठ CD के द्वारा काम बनता I पर। ठीक है, देखना यहाँ पर दो पृष्ठ हैं, दो ही वस्तु हैं, दो ही प्रतिबिंब हैं। कारण क्या है, पृष्ठ AB के लिए वस्तु कौन है, O। पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब कौन है, I डैश। ये जो प्रतिबिंब I डैश बना है वो पृष्ठ CD के लिए काम करेगा आभासी वस्तु का, यानी पृष्ठ CD के लिए वस्तु है इधर, यानी इसके लिए वस्तु हो गई I डैश और इसके द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बना है हमारा, I पर। यहाँ पर आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है, पृष्ठ AB के लिए वस्तु कौन है, O। पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब कौन है, I डैश। पृष्ठ CD के लिए वस्तु कौन है, I डैश। पृष्ठ CD के लिए प्रतिबिंब कौन है, I। ठीक है, देखिए मैंने इसी भाषा को लिख रखा है। उम्मीद करता हूँ ये रे डायग्राम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल से बना दिया उसको। देखो मैंने लिखा है, माना एक उत्तल लेंस दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। ये लिखा पढ़ सकते हैं आप, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, पृष्ठ AB की वक्रता त्रिज्या हमने मानी R1 वो इधर होगी, पृष्ठ CD की वक्रता त्रिज्या R2 वो इधर होगी। ठीक है, इसके सामने पृष्ठ AB के सामने U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इसका प्रतिबिंब पृष्ठ AB के द्वारा B डैश दूरी पर I डैश पर बनता है, जो पृष्ठ CD के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब पृष्ठ CD के द्वारा कहाँ बनता है, I पर बनता है। इसी भाषा को हमने लिख रखा है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर इसका वर्णन लिखेंगे और इसका ये जबरदस्त डायग्राम आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। पृष्ठ AB के लिए वस्तु कौन है, O। पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब कौन है, I डैश, जो पृष्ठ CD के लिए काम कर रहा है आभासी वस्तु का, और अंतिम प्रतिबिंब CD के द्वारा काम बनता है, I पर बनता है। तो पृष्ठ AB के लिए वस्तु की दूरी है U, पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब की दूरी है B डैश, लेकिन पृष्ठ CD के लिए वस्तु की दूरी हो गई U B डैश और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई हमारी B। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी आपको पूरी तरह से रे डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते क्या है, अपवर्तन सूत्र लगाते हैं दो बार, एक बार पृष्ठ AB के लिए, दूसरी बार पृष्ठ CD के लिए, और दोनों को हम जोड़ देंगे और हमारा जो लेंस निर्माता लेंस मेकर सूत्र है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है इतना इस पर बोलना काफ़ी है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम अपवर्तन सूत्र से। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है डायग्राम बनाने के बाद अपवर्तन सूत्र से। देखना, तो अपवर्तन सूत्र हमने दो बार डेरिवेट किया है, एक बार उत्तल पृष्ठ के लिए, अवतल पृष्ठ दोनों के लिए। तो अपवर्तन सूत्र मेरा होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये अपवर्तन सूत्र है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर हमारे इसी वीडियो के लिंक बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हमने इसका डेरिवेशन किया है अपवर्तन सूत्र का। उत्तल पृष्ठ से और अवतल पृष्ठ दोनों से ये सूत्र निकल के आता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ठीक है,
अब इसी सूत्र को मैं हिंदी में लिख रहा हूं लैंग्वेज में, देखना बहुत आसान हो जाएगा। N2 का मतलब है दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। N2 क्या है हमारा? दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, बहुत आसान हो जाएगा। देखना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। N2 का मतलब क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और बट्टे v क्या है? v होता है प्रतिबिंब की दूरी, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, देखते रहे ना, प्रतिबिंब की दूरी। लैंग्वेज को मैं लिख रहा हूं, मैं भाषा में लिख रहा हूं। माइनस, तो माइनस n1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो मैंने यहां लिखा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। हिंदी में लिखना, हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं, देखना बहुत आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। अपॉन u क्या होता है? u होता है वस्तु की दूरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, इजुकल टू, तो ये वाला इजुकल टू मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इधर थोड़ी जगह कम है। इजुकल टू n2 है हमारे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माइनस n1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और r है हमारी वक्रता त्रिज्या। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, n2 है हमारा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माइनस n1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और अपॉन r को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। r को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। देखो, इसी वजह से फिजिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं सिंबल्स में होते हैं। हिंदी देख रहे हैं आप, n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, v प्रतिबिंब की दूरी, माइनस n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, u वस्तु की दूरी, बराबर n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माइनस n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, r है हमारी वक्रता त्रिज्या। अब आप अपना पूरा सारा फोकस यहाँ लगाइए। हम इसको हमने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि आप समझ जाएं ये क्या है। अब इस सूत्र को हम दोनों पृष्ठों के लिए लगाएंगे। एक बार लगाएंगे पृष्ठ AB के लिए और दूसरी बार लगाएंगे पृष्ठ CD के लिए। तो देखिए, यही सूत्र मैं एक बार लिख रहा हूं पृष्ठ AB के लिए। किसके लिए? पृष्ठ AB के लिए। यहां से मुझे एक समीकरण मिलेगा पृष्ठ AB के लिए। यहां आ जाइए, इसको पढ़िए। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पृष्ठ AB कहाँ है हमारा? पृष्ठ AB है, मैं डार्क कर दे रहा हूं। पृष्ठ AB ये है, देखते रहे ना, एक लाइन में खेल हो जाएगा। पृष्ठ AB ये है। पृष्ठ AB के लिए देखिए, प्रकाश किरण n1 से किस में जा रही है? n2 में। वायु से किस में जा रही है? कांच में। तो पृष्ठ AB के लिए दूसरा माध्यम है हमारा n2 यानी कांच, और पहला माध्यम क्या है हमारा? n1 यानी वायु। तो सूत्र हमारा कहता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पृष्ठ AB के लिए दूसरा माध्यम है हमारा n2, तो यहाँ पर आएगा हमारा n2। ठीक है, तो यहाँ आ गया n2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखा हमारा? प्रतिबिंब की दूरी, यहां से ध्यान मत हटाना। पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब की दूरी, पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब कौन है हमारा? I डैश, और प्रतिबिंब I डैश तक की दूरी है पृष्ठ AB के लिए, वो कितनी है हमारी? V डैश। देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है इसकी? V डैश। देख सकते हैं पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है हमारी? ये है प्रतिबिंब I डैश, यहाँ तक की दूरी कितनी है? V डैश। तो सूत्र है हमारा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसके लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी हमारी v डैश, तो v डैश लगाया, माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पृष्ठ AB के लिए पहला माध्यम कौन है हमारा? वायु का अपवर्तनांक कितना? n1, तो यहाँ पे आ गया हमारा n1 अपॉन वस्तु की दूरी। देख सकते हैं पृष्ठ AB के लिए वस्तु कौन है? O, और O तक की दूरी कितनी है हमारी? u, तो O तक की दूरी को हमने क्या लिखा है यहाँ पर? u, तो यहाँ पर हो गया हमारा u इजुकल टू, सुनिए यहां तक लग गया, इजुकल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब पृष्ठ AB के लिए दूसरा माध्यम हमारा n2, तो यहाँ पे आ जाएगा n2 माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पृष्ठ AB के लिए पहला माध्यम है n1, तो यहाँ पे आ गया n1 अपॉन वक्रता त्रिज्या। अब देखिए पृष्ठ AB की वक्रता त्रिज्या इधर होगी, वो हमने कितनी मानी? r1, तो पृष्ठ AB की वक्रता त्रिज्या होगी हमारी r1। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। देख सकते हैं हमने इसी को हिंदी में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हमें लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, और देखिए हो गई है, हमने कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है। और एक चीज़ हमने यहाँ पे चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल नहीं की है, वस्तु की दूरी को हमने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया है, और आर हम इसकी वक्रता त्रिज्या को भी नेगेटिव नहीं लेंगे। तो बात वही है, ना इसको लिया है ना उसको लिया है, तो ओवरऑल हमारा इस पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए हमने अपवर्तन सूत्र लगा दिया पृष्ठ किसके लिए, ए बी के लिए। अब यही सूत्र हम लगाएंगे पृष्ठ सी डी के लिए। देख सकते हैं किसके लिए, पृष्ठ सी डी के लिए, पृष्ठ सी डी के लिए। अब पृष्ठ सी डी कहाँ है, ध्यान दें, पृष्ठ सी डी ये है मेरा, ये वाला, ये है पृष्ठ सी डी, देख सकते हैं ये पृष्ठ सी डी है। आप देखें पृष्ठ सी डी के लिए पहला माध्यम हो गया हमारा N2, पृष्ठ सी डी के लिए प्रकाश कण कहाँ से Y में जा रही है, तो पहला माध्यम हो गया N2 और दूसरा माध्यम हो गया N1, ठीक है। पृष्ठ सी डी के लिए पहला माध्यम क्या हो गया हमारा N2 और दूसरा माध्यम हो गया हमारा N1। पृष्ठ सी डी के लिए वस्तु कौन है हमारी I डैश, इसकी दूरी क्या हमारी V डैश। पृष्ठ सी डी के लिए प्रथम क्या हमारा I और इसकी दूरी क्या हमारी V, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आ जाइए, इसको ध्यान में देखते हुए दूसरे माध्यम का प्रतनांक। अब देखना पृष्ठ सी डी के लिए, पृष्ठ सी डी के लिए दूसरा माध्यम कौन है, वायु, और वायु का प्रतनांक कितना हमारा N1, तो यहाँ पर आएगा दूसरे माध्यम के प्रतनांक की जगह यहाँ पर आ जाएगा N1 अपॉन प्रथम की दूरी। देख सकते हैं पृष्ठ सी डी के लिए प्रथम की दूरी ये है, प्रथम I पर बन रहा है, इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से P से लेकर आई ये दूरी V है, तो यहाँ पर आ गया V, लग गया। दूसरे माध्यम का प्रतनांक अपॉन प्रथम की दूरी माइनस पहले माध्यम का प्रतनांक। अब देखना पृष्ठ सी डी के लिए, इसके लिए पृष्ठ सी डी के लिए, पृष्ठ सी डी के लिए पहला प्रतनांक कौन सा हमारे पहले माध्यम का N2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा N2 जो है वही लगा देते हैं N2 अपॉन वस्तु की दूरी। पृष्ठ सी डी के लिए, पृष्ठ सी डी के लिए वस्तु है ये हमारी I डैश, आभासी वस्तु का काम करता है। अब इसकी दूरी कितनी है हमारी V डैश, तो यहाँ पे लगा दिया हमने V डैश माइनस इजुकल टू, देखिए दूसरे माध्यम का प्रतनांक, दूसरे माध्यम का प्रतनांक कितना हमारा N1, तो यहाँ पे आ गया हमारा N1 माइनस पहले माध्यम का प्रतनांक, पृष्ठ सी डी के लिए पहला माध्यम N2, तो यहाँ पे आ गया N1 माइनस N2 अपॉन पृष्ठ सी डी। अब पृष्ठ सी डी ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या हमारी इधर होगी, अब उसको हमने क्या माना, R2 माना। देखिए पृष्ठ सी डी की वक्रता त्रिज्या क्या मानी, R2, और ए बी की क्या मानी थी, R1, तो यहाँ पर आ गया हमारा R2 और हमने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें डायग्राम को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 व 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे और हमें जो मिलेगा उसको हम निकालेंगे। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। अब कर क्या रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या मिलता है देखते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान रखना LHS को LHS में और RHS को RHS में, तो इसकी LHS ही है, इसकी LHS ही, इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। इसकी LHS है हमारी क्या है, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस, देखिए इसकी LHS प्लस इसकी LHS, इसकी LHS क्या हमारी N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश। देखिए इसकी LHS में इसकी LHS को जोड़ा इजुकल टू, तो इजुकल टू, आप देखो इसकी RHS में इसकी RHS को जोड़े, इसकी RHS में हमारा क्या है N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस इसकी LHS में क्या, RHS में क्या N1 माइनस N2 अपॉन R2, N1 माइनस N2 अपॉन R2। देखिए कुछ कट रहा है LHS में, N2 अपॉन V डैश ये प्लस का है, N2 अपॉन V डैश ये माइनस का है, कट गया। ये N1 अपॉन V प्लस का है, N1 अपॉन U माइनस का, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में। ऐसा कर सकते हैं आगे पीछे, तो मैंने इसको लिखा N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इजुकल टू, देखिए यहाँ चल रहा है मेरा N2 माइनस N1 अपॉन R1। देखिए इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये वाला हो जाएगा हमारा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ से हमने ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लिया है, तो जब माइनस कॉमन बाहर करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये जो माइनस का वो हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस, यानी यहाँ बन जाएगा हमारा N2 माइनस N1। देख सकते हैं माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगी, प्लस का, फिर ये बन जाएगा। हमने इसमें से ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस माइनस ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, ठीक है। चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो। और अपॉन क्या चल रहा है हमारा R2, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अंश में कॉमन आ रहा है हमारा N1, तो अंश में कॉमन किया N1
n1 कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इजुकल टू, यहाँ देखिए n2 माइनस n1 n2 माइनस n1, तो अंश में कॉमन कर दिया n2 माइनस n1, कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए हमने ये कॉमन कर दिया, अंश में यहाँ भी था, कॉमन कर दिया। अब जो n1 है उसको हम इधर भेज देंगे तो हमारा गुणा में भाग में आ जाएगा, ठीक है। गुणा वाला टर्म किस में आता है, भाग में। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, इसको मैं उधर भेजूंगा तो यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर बचा हमारा 1/v माइनस 1/u इजुकल टू, देखिए n1 हमारा गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा n2 माइनस n1 इसके नीचे इस तरह से आ गया ब्रैकेट में। देखिए n1 को मैंने इधर भेज दिया, ब्रैकेट में इधर लिखा है हमारा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए n1 का डिवाइड दोनों में जाएगा, इस पे भी, तो क्या बचेगा हमारा 1/v माइनस 1/u इजुकल टू n2/n1 माइनस n1/n1, n1 से भाग दे दिए दोनों में, और इजुकल टू, यहाँ इजुकल टू नहीं, यहाँ पे हमारा 1/r1 माइनस 1/r2। सुने अब क्या यहाँ पर क्या बचा, देखें 1/v माइनस 1/u इजुकल टू, इसको लिखा हमने n2 माइनस n1 माइनस, देखिए n1 से n1 कट जाएगा, n1 से n1 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ बचा हमारा 1/r1 माइनस 1/r2 और इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3। देखें अब हम एक कंडीशन जानते हैं, कंडीशन ये है हमारी, अगर चाहे हमारा उत्तल लेंस के सामने, अगर उत्तल लेंस है तो हम इसी की बात कर रहे हैं, अगर उत्तल लेंस के सामने वस्तु हमारी अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। वस्तु कहाँ रखी हो हमारी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। ये हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु अगर हमारी अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है। तो प्रतिबिंब जब फोकस पे बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, वो ये है, यदि क्या है, यदि वस्तु कहाँ रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, ये कंडीशन हमने पढ़ा है, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब जो है, तब प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो जब प्रतिबिंब फोकस पे बनता है तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर होगी, फोकस पर बनता है, ये कंडीशन है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पे रखी है तो वस्तु की दूरी हो जाएगी हमारी अनंत, और प्रतिबिंब की दूरी जब फोकस बना तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी हमारी फोकस दूरी के बराबर। तो इसके बाद अब देखो हम यहाँ पे लगाएंगे 1/v, v का मान हो जाएगा हमारा f, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी, माइनस 1/, वस्तु की दूरी हमने क्या मान लिया, अनंत, और इजुकल टू देखिए n2/n1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1n2, n2/n1 को लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक -1, और यहाँ पर चल रहा है हमारा 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 1/f माइनस 1/, अनंत हो गया हमारा 0 इजुकल टू, इसको हम ऐसे भी ओनली n लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1n2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए हमने अनंत से भाग दिया तो 0 आ गया, अब 1/f में से 0 घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा फाइनल आंसर आ गया, लेंस मेकर 1/f इजुकल टू होता है, क्या हम इसको n भी लिख सकते हैं ओनली, या फिर लिख दो इसमें 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक -1, और मेरा आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए हमने बड़ी आसानी से और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ लेंस मेकर को निकाल लिया है। लेंस मेकर सूत्र क्या है हमारा 1/f इजुकल टू n-1, 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक, यानी n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यानी लेंस मेकर जो सूत्र है वो हमारा फोकस दूरी का निकालने का सूत्र है। ये फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में संबंध को दर्शाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने विद डायग्राम एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर किया है, और सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, खासकर ये हिंदी में हमने यूज़ किया है, और उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।